अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स पर बात करेंगे। तो वो उस टॉपिक पर जाने से पहले हमारा ये डायरेक्टिव रह गया था जिसका नाम है लेबल डायरेक्टिव। आपने सी प्लस प्लस के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर का नाम सुना होगा, रेफरेंस वेरिएबल का नाम सुना होगा आपने सी प्लस प्लस के अंदर। इसमें हम एक्चुअली क्या करते थे, जब भी हम किसी वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंटीजर वेरिएबल है, उसका हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम कैसे क्रिएट करते थे, इंट m%y इज इक्वल टू x। तो होता क्या था कि जो x का मेमोरी एड्रेस होता है, रेफरेंस वेरिएबल का भी एग्जैक्टली वही मेमोरी एड्रेस होता है। तो y इज जस्ट एन एलियस और एन अदर नेम ऑफ वेरिएबल x। यानी x और y बेसिकली एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। y इज रेफरेंस ऑफ x। यानी अगर मैं सिंपल y इज इक्वल टू 10 कर दूं और x में फॉर एग्जांपल आपका 5 पड़ा था, तो एक्चुअली क्या होता है, आपके y को चेंज करने से x भी डायरेक्टली चेंज हो जाता है। पॉइंटर भी यही काम करता था, लेकिन पॉइंटर को मेमोरी में अलग जगह मिलती थी, रेफरेंस वेरिएबल को मेमोरी में अलग जगह नहीं मिलती। वही काम जो रेफरेंस वेरिएबल का है आपका लेबल करता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ना सिर्फ ये रेफरेंस या एलियस बनता है उस वेरिएबल का जो इससे नेक्स्ट डिक्लेयर होता है, बल्कि इट कैन मॉडिफाई इट्स साइज। तो यहां पर हमारे पास जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, जो डाटा डायरेक्टिव के अंदर हम लिखते हैं, डॉट डाटा के अंदर लिखते हैं, जो बाइट है, वर्ड है, डबल वर्ड है, क्वाड वर्ड और 10 बाइट। तो टी बाइट क्या आता है, 10 बाइट्स। जब हम ये करते हैं तो ये 10 बाइट्स आपके मेमोरी में स्टोर करता है। तो एक लेबल क्रिएट करके, लेबल इज जस्ट अ नेम टू द वेरिएबल डिफाइंड नेक्स्ट टू दिस इंस्ट्रक्शन। यानी जहां पर लेबल इंस्ट्रक्शन है उससे जो अगली इंस्ट्रक्शन होगी उसका ये एलियस या बन जाएगा रेफरेंस, और उसका एक अल्टरनेट नेम होगा, और साइज भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इसकी वजह से। वो कैसे, वो इस वजह से, फॉर एग्जांपल वो ऐसे कि यहां पर आप कोड देखें, इस कोड में क्या हो रहा है, डॉट डाटा में हमने एक वैल 16 के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसकी जो टाइप है वो हमने लेबल रख दी। ये लेबल उसकी हमने टाइप सेट कर दी और उसका साइज आगे सेट करना है। अब साइज बाइट हो सकता है, वर्ड, डबल वर्ड, क्वाड वर्ड, कुछ भी। 16 जो रखा है ये शो करता है, ये 16 बिट्स को रेफर करेगा या उसका एलियस बनेगा। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने वैल 32 के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसकी जो डाटा टाइप सेट की हमने वो डबल वर्ड। अब डबल वर्ड आपको पता है 4 बाइट्स लेता है और वर्ड लेता है 2 बाइट्स, और ये हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। आपका जो वेरिएबल स्टोर होता है मेमोरी में वो वैल 32 ही स्टोर होगा स्टार्ट में, आपका ये वैल 16 स्टोर नहीं होता। ये सिंपल इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है, जस्ट लाइक अ पॉइंटर और अ रेफरेंस वेरिएबल। तो ये जो वैल 16 है, जब हमने वैल 32 डिक्लेयर किया तो वैल 16 उसको पॉइंट कर रहा है उसके स्टार्टिंग एड्रेस पर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल देखें, हमने क्या किया, वैल 16 को AX में मूव किया, ताकि वैल 16 में तो हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो वैल 16 ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल क्रिएट हुआ था उसको तो शुरू में पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट बाइट है 78, क्योंकि जब हम लिटिल एंडियंस लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू डालते हैं, सबसे पहले 78 डालते हैं, उसके बाद क्या डालेंगे, 56 डालेंगे नेक्स्ट बाइट में, उसके बाद क्या डालेंगे, 34 डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, फिर 12 डालेंगे, ठीक है। तो वैल 16 ऑटोमेटिकली आपका इसको पॉइंट कर रहा है। ये एक लेबल है जो कि अपने से अगले वेरिएबल के स्टार्ट में पॉइंट करता है। जब हमने वैल 16 AX में डाला तो ये क्या करेगा, वैल 16 की क्या है आपके पास, साइज वर्ड। तो ये उस वैल 32 का पहले वर्ड को रीड करेगा। तो वर्ड को कैसे रीड करते हैं, पहले 70 ये लो एड्रेस पर है, पहले इसको उठाएगा और डाल देगा AL में, फिर 56 को उठाएगा और डाल देगा AH में। तो AX के कंटेंट आपके पास ये हो जाएगा। तो इस तरह लेबल आपका वर्किंग करता है। सिमिलरली आप चाहते हो कि यार अगले जो दो वर्ड, अगला जो वर्ड है उसको भी रीड करो, यानी अगले 2 बाइट्स को भी रीड करो, तो सिंपल आप वैल 16 उस लेबल में +2 कर दें तो ये आपके पास उस मेमोरी पर चला जाएगा। यानी लेट्स सपोज आपके पहले इधर था, जब ये वर्ड रीड होगा तो आपका यहां पर था, ठीक है। जब पहला वर्ड रीड हुआ तो वैल 16 यहां पर पॉइंट कर रहा था। जब हमने +2 किया तो ये 2 बाइट्स के बाद अगला जो वर्ड आपका है 3412 यहां पर पॉइंट करेगा और इस मेमोरी पर
जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है, जो बाइट पड़ी है, उसको रीड करो। तो रीड कितने करने हैं, क्योंकि वर्ड है तो ये नेक्स्ट 2 बाइट्स रीड करेगा 34 12। तो आपके पास 34 क्योंकि लोअर बाइट है तो पहले 32 आ जाएगा, 34 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। तो ये लेबल की पावर होती है, उसकी वैल्यू होती है। हम ये भी कर सकते हैं कि जो स्मॉलर दो इंटीजर्स को ज्वाइन करके एक लार्जर इंटीजर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, यहां पर देखें, लॉन्ग वैल्यू एक लेबल बना, ठीक है, और उसका साइज हमने क्या रखा, डबल वर्ड। डबल वर्ड कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है। और उसके बाद हमने 2 वेरिएबल बनाए। उसके बाद कितने वेरिएबल बनाए, 2 वेरिएबल। तो जब ये 2 वेरिएबल बनेंगे तो मेमोरी में इनको कोई जगह मिलेगी, ऐसे ही है बिल्कुल। जब हम कोड में, क्योंकि ये डबल वर्ड बनाया और हमने क्या कॉल किया, लॉन्ग वैल्यू। अब ये जो लॉन्ग वैल्यू है ये सबसे पहले कहां पर पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट में कर रहा है, जो ये वाला वर्ड बना था। इस वर्ड में यहां पर क्या पड़ा था, 78 पड़ा था, आगे क्या पड़ा था, 56 पड़ा था। और ये भी बना लेते हैं वैल 2, ये हमारा वैल 1 है और वैल 2 पड़ा है 34, इसका पहले रीड होगा तो यहां पर 34 आ जाएगा और यहां पर 12 आ जाएगा। जब हम यहां पर आपका वैल 2 आपका यहां पर पॉइंट कर रहा है। तो अब आप देखें ये लेबल का जो नाम है लॉन्ग वैल्यू, ये क्या करता है, जब ये पहला वेरिएबल क्रिएट हुआ ना तो ये इसका रेफरेंस वेरिएबल बन गया। यानी लॉन्ग वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस वही है जो वैल्यू 1 का है, यानी उसी एड्रेस मेमोरी रिक्वेस्ट को पॉइंट कर रहा है। जब हमने लॉन्ग वैल्यू जो कि एक लेबल था उसको EAX में डाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी लॉन्ग वैल्यू डबल वर्ड का है और डबल वर्ड 4 बाइट्स का, तो जो रजिस्टर स्टोर आपने जिसमें वैल्यू करनी है वो भी 4 बाइट्स का होना चाहिए और EAX आपका 32 बिट्स का यानी 4 बाइट्स का होता है। तो ये वैल्यू उसमें डाल देगा। यानी कैसे रीड करेगा, पहले 78 रीड करेगा, तो EAX का जो लोअर बाइट है 78, फिर 56 करेगा, 56, फिर 34 करेगा और फिर 12। तो ये EAX के कंटेंट हो जाएंगे। तो यहां पर इस लेबल ने क्या किया, इसने 2 अलग अलग इंटीजर हमने बनाए। पिछले एग्जांपल में एक ही इंटीजर बनाया था, एक ही हमने वहां पर डबल वर्ड बनाया था, उसको रीड किया था। यहां पर हमने 2 वर्ड बनाए और हमने देखा कि लॉन्ग वैल्यू को किस तरह हम एक्चुअली उसकी टाइप को सेट करके, उसके साइज को सेट करके हम डबल वर्ड प्रिंट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है छोटी वैल्यू से आप एक बड़ा नंबर बना सकते हो। तो अब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पर जाते हैं। चलें जी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑपरेंड्स को कवर करने से पहले हम आपका एक छोटा सा क्विज लेते हैं कि जो अभी तक जितने मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ऑल्दो दिस क्विज इज अ बिट डिफिकल्ट देन व्हाट आई हैव कवर्ड ऑन माय चैनल, ठीक है। तो क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने कहा चले आपसे पूछते हैं, आप अपने असेस करें। और ये जो एक आपके पास एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, एक्चुअली आपके पास डॉट डाटा के अंदर एक वेरिएबल डिफाइंड है एरे क्वाड वर्ड के नाम से। दिस इज अ वेरिएबल नेम्ड एरे क्वाड, QW एरे क्वाड वर्ड, कि हमारे पास एक एरे है और उसकी डाटा टाइप क्या है, क्वाड वर्ड, और वी नो दैट क्वाड वर्ड टेक 8 बाइट्स इन लेंथ, ओके। और ये वेरिएबल का नाम हमने रख दिया क्वाड वर्ड, दैट्स फाइन। सो क्वाड वर्ड जब वेरिएबल क्रिएट हुआ, क्योंकि डॉट डाटा सेगमेंट पहले वेरिएबल है, तो इसका मतलब है इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 000, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। अब यहां पर आप देखें एक एरे है, तो एरे का ये फर्स्ट एलिमेंट है और एरे का ये दूसरा एलिमेंट है। आप एक काम करें, ये जो बनी हुई है, आप एक काम करें, जो आस की वैल्यू कैरेक्टर ए की होती है हेक्साडेसिमल के अंदर, वो 41H होती है, ठीक है। अगर ए की 41 है हेक्साडेसिमल में, तो बी की 42, सी की 43 और डी की क्या हो जाएगी 44। आप इसको खुद फिल करें और जब मैं सोल्यूशन बताऊं तो उससे कंपेयर करें। इससे ये है कि आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा। तो रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, मैंने बोला था जब एरे को ट्रेवर्स करते हैं तो वी विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेकिन जब हम किसी एक डाटा एलिमेंट को रीड करेंगे, यानी एरे के किसी एलिमेंट को रीड करेंगे, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बाइट, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। फॉर एग्जांपल हम वर्ड की कोई एरे लें 22, 11, 33, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वर्ड की एरे है तो वर्ड 2 बाइट लेता है, तो आपके पहले बाइट में 22 आ जाएगा, दूसरे बाइट में 00। तो हमने यहां से स्टार्ट करना होता था। तो जब मेमोरी में जाएंगे तो 22 पहले स्टोर होगा और 00 बाद में स्टोर होगा।
जिसको जब लिखेंगे हम तो रीड इसको पहले करेंगे तो 22 इधर आएगा और 00 इधर आएगा। तो एग्जैक्टली इसको भी इसी तरह ही रीड करना है, यहां से लेफ्ट टू राइट। और जब फर्स्ट एलिमेंट पहुंच गया तो पहले कौन सा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, डी। तो डी की जो हेक्स वैल्यू क्या है 44, तो आप यहां पर 44 प्लेस कर देंगे। उसके बाद सी की 43 आ जाएगी और फिर 42, 41, क्योंकि ये सिंपल 4 बाइट हो गया, यहां पर 01 एड्रेस है, 4 बाइट्स हो गए और हमने 8 बाइट्स लेने हैं। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट 4 बाइट्स हैं उनकी जगह आप क्या डालोगे, 0 डालोगे। तो 00 00 00 00 00, ये आपका पहला जो एलिमेंट है उस क्वाड वर्ड एरे का रीड हो चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करना है, कहां से स्टार्ट करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से रीड करेंगे। इसको रीड करेंगे तो अब ये क्या पड़ा, क्योंकि एक बाइट में 2 हेक्स करैक्टर आएंगे, यहां पर CD आएगा। यहां पर गलती नहीं करनी कि यहां पर आपने डी के लिए 41 डाल देना है। दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन। व्हाई कंफ्यूजन, बिकॉज सिंगल कोट्स में जब आपके पास हो वो स्ट्रिंग होती है, कैरेक्टर एरे होती है, ठीक है, वहां पर आस की वैल्यू डालनी है। लेकिन ये तो हेक्साडेसिमल का कैरेक्टर है सी और डी, तो इस वजह से ये डालने आपने। आगे फिर क्या डालेंगे, CD, फिर क्या डालेंगे AB, फिर क्या डालेंगे 00 00 00 00 00। होपफुली मेजोरिटी का ठीक होगा, आई थिंक सो। अब हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑपरेंड्स। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग ऑपरेंड्स। ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले नाम को देखें, क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, कि आपने मेमोरी को इनडायरेक्टली एक्सेस करना है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, ठीक है। जिस तरह हम C++ में पॉइंटर से एक्चुअली मेमोरी को एड्रेस करते हैं तो वो भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। और एरे को जो नाम होता है जब उसको यूज करते हैं तो उसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक जो इतना पढ़ लिया है उसकी एक थोड़ी सी रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या था। यहां पर लेट्स सपोज डॉट डाटा के अंदर मैंने एक ना वेरिएबल बनाया एरे वर्ड के नाम से। एरे W डिनोट कर रहा है कि ये एक एरे है वर्ड डाटा टाइप की, क्योंकि नेम बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। बाज एट टाइम्स वेरिएबल 1 2 3 यूज करते हैं ना तो पता नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं। वर्ड इसका साइज है, यानी 2 बाइट्स ले रहा है ये, और ये इसको इनिशियलाइज कर दिया। हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं A B C D और EF, तो 3 इसके एलिमेंट्स हैं। मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, क्योंकि एरे है तो पहले ये एलिमेंट स्टोर होगा, क्योंकि ये तो 1 बाइट है तो हमने कितनी पूरी करनी है, 2 बाइट। तो सबसे लोअर बाइट जो होगी वो AB जाएगा और 2 वर्ड पूरे करने के लिए नेक्स्ट बाइट में 00 हो जाएगा। ये आपके पास 01 है, 02 03 04 है, 05 आप ऐसे जूम कर लें। CD फिर उसके बाद जाएगा, फिर 2 बाइट करने के लिए जो आपके पास अपर बाइट है वो 00 हो गया, बिकॉज AB कैन बी रिटन एज AB 00। सिमिलरली CD 00 और EF 00। इस तरह आपके वर्ड कंस्ट्रक्ट हो गए। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें एरे W ऑफ और ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब है हम उस एरे को डायरेक्टली यूज कर रहे थे। इससे क्या होता है कि जो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है, फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास 00 है, 0x00, तो उस पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो AX में आ जाएगी। यानी एरे का इनिशियल एड्रेस, यानी जो बेस एड्रेस इसका है उस पर क्या वैल्यू पड़ी है, आपके पास AB पड़ी है, क्योंकि हमारे पास AX है, 2 बाइट्स रीड करेगा। तो 2 बाइट्स रीड करने के लिए क्या इसमें क्या कंटेंट आएगा, पहले AB आएगा, फिर नेक्स्ट बाइट को रीड करेगा 00, तो ये वैल्यू AX में आ जाएगी आपकी। इसमें हम एरे का नाम डायरेक्टली यूज कर रहे थे, वेरिएबल का नाम डायरेक्टली यूज कर रहे थे, यानी एरे वर्ड का भी ये मतलब है। फिर हम इसमें ऑफसेट भी डाल सकते हैं, यानी एक डायरेक्ट ऑफसेट वैल्यू कांस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट वो डाल सकते हैं। +2 का मतलब है कि जब इसने ये रीड कर लिया इस वाले वर्ड को, +2 करेंगे तो फिर आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा या जो कंट्रोल होगा वो CD पर चला जाएगा। फिर ये इसको रीड करेगा तो ये आपको क्या देगा, CD और 00 ये वैल्यू देगा। तो इससे हमने एरे को डायरेक्टली एक्सेस किया था। फिर हमने ऑफसेट पढ़ा था, ऑफसेट भी यही काम करता है, वो भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता। ऑफसेट से और एरे W लिखने से क्या होता है, ये आपको स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो दे देता है उस एरे का, यानी उस वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस दे देता है आपको एरे वर्ड का। उसको फिर हम एक सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर करते हैं। ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, दिस इज नॉट अ जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ESI में मूव करते हैं, फिर ESI को यूज करके या जब ये इसका मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, और AX में कंटेंट मूव करेंगे तो इसमें भी आपके पास क्या आएगा, AB और 00H आ जाएगा।
ये हमने अभी तक कवर किया। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि हमने उस वेरिएबल के एड्रेस को किसी और एक जर्नल पर्पस में उस वेरिएबल का नाम डायरेक्टली यूज नहीं करना, जिस तरह के हमने यहां पर किया था। कि हमने क्या करना है, हमारा गोल ये है कि हमारे पास जो एक एरे जो ये W बना, इसके एड्रेस को हमने पहले मूव कहां पर करना है, यानी इसके एड्रेस कैसे हासिल करेंगे, ऑफसेट से करेंगे। और इसके मूव करने के लिए लेट्स सपोज यहां पर मैं जो रजिस्टर यूज करता हूं वो EBX को यूज करता हूं। तो EBX के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इस एरे वर्ड का स्टार्टिंग एड्रेस है वो डाल रहे हैं। और EBX हमें पता है 32 बिट्स का होता है, यानी 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो EBX के अंदर यानी EBX के जो कंटेंट होंगे वो 4 बाइट का क्योंकि है, लेट्स सपोज आपके पास ये 4 बाइट्स है, तो इसका एड्रेस क्या है, फिलहाल 0 है। आप कोई और भी ले सकते हैं, वो जो वैल्यू होगी वो इस जगह पर आ जाएगी। लेट्स सपोज 04 है तो इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आपके पास EBX में स्टोर हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक जर्नल पर्पस रजिस्टर को यूज कर रहे हैं जिसमें हम उस वेरिएबल का ऑफसेट डाल रहे हैं, यानी मेमोरी को डायरेक्टली उस वेरिएबल से एक्सेस नहीं कर रहे, बल्कि एक रजिस्टर बनाया, उसमें उस एड्रेस को स्टोर किया और इसके जरिए अब हम कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, हम लिखेंगे मूव AX कॉमा और EBX लिख देंगे सिंपल ऐसे करके। तो जो EBX का जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो AX में आ जाएगी, यानी AX में आपके पास एग्जैक्टली वही आ जाएगा 00AB हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है। समझ आ गया आपको कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है बल्कि किसी एक जर्नल पर्पस रजिस्टर में डाल रहे हैं। ये रजिस्टर बड़ा स्पेसिफिक होता है, ये भी जो बेस रजिस्टर है, ये कन्वेंशन है कि हम बेस रजिस्टर यूज कर सकते हैं या नॉर्मली लोग करते हैं, क्योंकि ये बेस का मतलब है कि जो एरे का जो बेस एड्रेस है यानी जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए हमने इसको बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम CX यूज नहीं कर सकते, आप CX भी कर सकते हो, DX भी कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशन यही है कि BX को यूज किया जाता है। आप ESI को भी यूज कर सकते हैं। यहां पर एक बात क्लियर करते चले, जो ऑफसेट हमने पढ़ा था, ऑफसेट में भी हम क्या कर रहे हैं कि उस वेरिएबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हम लोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं किसी रजिस्टर के अंदर। तो ये भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं है बल्कि ये इनडायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड है आपका ऑफसेट। और जिस रजिस्टर में मूव करते हैं दिस कैन बी जनरल पर्पस रजिस्टर, फॉर एग्जांपल EAX, EBX, ECX, EDX आपका हो सकता है, ESI हो सकता है, EDI हो सकता है, ये सोर्स इंडेक्स, ये डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है, और बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर। तो ये जो 32 बिट रजिस्टर्स हो सकते हैं ये यहां पर आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर्स हो सकते हैं जहां जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेंगे। सो ऑफसेट इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब एग्जैक्टली यही काम हम ESI रजिस्टर से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसको देख। अच्छा, दूसरा जो तरीका है आपका इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का वो है कि आप जो ESI रजिस्टर्ड है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, जैसे कि नाम से जरा ये इंडेक्स इसमें आ रहा है तो ये इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। और इंडेक्सिंग जैसे आप C++ में इंडेक्स देते हैं, आइटरेटर देते हैं एरे का, ये उसी तरह काम करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पीछे कोड हमारा एग्जैक्टली वही है कि जिस तरह हमने ऑफसेट लिया एरे W का, उसको EBX में मूव किया, यहां तक ये स्टेटमेंट आपकी वही है। फिर EBX जो है वो AX में मूव करके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। यही काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं जिसको हम ये कह रहे हैं बाय इंडेक्स्ड ऑपरेंड्स, जो कि ESI है। हम क्या करें, एक न्यूमेरिक वैल्यू हमने ESI में मूव कर दी तो ESI के आपके पास 0 चला गया। और अब हम देखें यहां पर क्या कर रहे हैं, ESI होल्ड्स द इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर ESI की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना जो हमारे पास जो वर्ड उसमें पढ़ा था, हमारे पास ये पढ़ा था AB 00, CD 00 और EF 00। तो यहां पर हम पॉइंट कर रहे हैं हमारा कंट्रोल, यानी हमारा सोर्स इंडेक्स जो SI की वैल्यू 0 दी तो 0 आपका स्टार्ट में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 0 होगा तो AX में एग्जैक्टली ये 0 है तो EBX आल्सो होल्ड दिस एड्रेस द स्टार्टिंग एड्रेस। तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट AX में आपका आ जाएगा, यानी AX में आपका AB 00, यानी यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूं, ये आपके पास AX का कंटेंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ESI को, यानी ESI जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो एक्चुअली आपके पास ESI क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, क्योंकि पहले वैल्यू 0 थी। लेकिन 1 इज द सोल्यूशन। क्या 1 से आंसर आपका ठीक आएगा? 1 से अगर आएगा तो 1 तो वो एक बाइट आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो या तो आपको ये लिखना पड़ेगा ESI इज इक्वल टू ESI प्लस 2, ताकि वो 2 बाइट्स आगे मूव करे, बिकॉज वी आर स्टोरिंग वर्ड्स इन आवर मेमोरी। तो वो काम करने की बजाय कि इसकी बजाय कि आप ESI प्लस 2 करें, या ये कैसे करते होते हैं, हम लिखते हैं ऐड ESI कॉमा 2, तो ये इसमें 2 ऐड कर देता है। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा है कि हम इंक्रीमेंट ही करें, लेकिन यहां पर हम टाइप ऑपरेटर यूज करके, फॉर एग्जांपल हम यहां पर क्या करें, इसका मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, मूव AX कॉमा हम लिखेंगे EBX और इसमें हम ऐड कर दें टाइप ऑफ एरे W, यानी जो आपका वेरिएबल है उसकी जो टाइप होगी, हमें पता है कि एरे W की जो टाइप है वो वर्ड है, तो ये हमें ऑलरेडी क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 2 रिटर्न करेगा, और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ESI के साथ। ठीक है, अब ESI एक एक जाएगा आगे। लेट्स सपोज ESI यहां पर चला गया, जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट वर्ड को पॉइंट करेगा। तो क्या लिखेंगे, EBX प्लस टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी वो जो भी वेरिएबल है वो आपका एरे W था, इसको हम ESI से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूज इधर दिस अप्रोच और डू इट लाइक दिस, कि आप ये यूज ना करें, इसकी जगह आप क्या यूज करें, जो मैंने अभी बताया, ऐड इंक, तो फिर आपका सही। ये तब काम करेगा आपका जब आपके पास जो मेमोरी में जो आपके पास वेरिएबल है वो बाइट में है, तो इसमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वर्ड के हो तो फिर इश्यू होगा। अगर आपके पास डबल वर्ड के हो, यानी आपके पास 4 बाइट्स हैं, तो फिर टाइप एक आपके पास जर्नल चीज बन जाती है ना, टाइप डबल वर्ड के आपको 4 दे देगी। ESI आप एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल ये परफेक्टली काम करेगा। अगर आप कोड वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से ये जेनेरिक आपका कोड बन जाएगा और आपको यहां पर मैनुअली करना पड़ेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप्स का यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने लूप्स डिस्कस नहीं किए, क्योंकि लूप्स आते हैं लेबल के बाद, जब हम लेबल पढ़ लेंगे। तो एक लेबल होता है जो डाटा लेबल में आपको मैंने पढ़ाया, उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये डाटा लेबल में हो जाता है, ये एज अ रेफरेंस क्रिएट होता है, जो पीछे हम बात कर चुके हैं। डॉट कोड के अंदर लेबल होता है, वो जंप के लिए यूज करते हैं कि आपके कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आप जंप करते हो, या नीचे वाले लाइन में या ऊपर वाले लाइन में, उनको हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम लूप्स जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा है कि सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का यूज करके हमने इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किया और अपने वर्ड्स को रीड कर रहे हैं। तो जब हम 2 करेंगे तो हमारा वर्ड क्या रीड होगा, पहले CD आएगा AX के अंदर, यानी इस कमांड में अगर लेट्स सपोज आपका इंक्रीमेंट हो चुका है तो आपको क्या मिलेगा, पहले CD मिलेगा, उसके बाद 0 0, तो 0 0 इधर आ जाएगा, तो ये आपका AX का। तो इस तरह हम फिर अपनी एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं थ्रू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूजिंग सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। अब हम क्या करते हैं, कुछ बुक से एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसमें काफी उसने डिटेल के साथ कुछ चीजें कवर की हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली वही है कि ये जो रजिस्टर्स में लिखे थे, यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड मोड कह रहा है, और ये डिफरेंट रजिस्टर्स में आप ऑफसेट को यूज करके वैल्यू डाल सकते हो। ESI के अंदर फॉर एग्जांपल डाला, और यहाँ पर क्योंकि बाइट, ये जो बाइट वैल्यू आपके पास वेरिएबल है, इसमें सिंगल बाइट है, लिहाजा ये जो इस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो बाइट क्योंकि वैल्यू पड़ी है, इस वजह से आपके AL के कंटेंट में 10 हेक्सा की वैल्यू चली जाए। यहां पर एक चीज नोट करें, आपका जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है वो यहां पर है, यानी ये सोर्स है और AL आपका डेस्टिनेशन है। हमेशा जो रजिस्टर होता है ये डेस्टिनेशन होता है। तो इसमें हमने देखा इस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी थी वो AL में चली गई थी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर हमारे पास BL में कोई वैल्यू पड़ी है और जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है हमारे लेफ्ट साइड पर है, यानी ये अब डेस्टिनेशन को रोल प्ले कर रहा है। पिछले एग्जांपल में सोर्स का, तो BL का जो वैल्यू होगी ना, लेट्स सपोज BL में आपका 5 पड़ा है, 05 पड़ा है हेक्सा में, तो एक्चुअली ESI की जो लोकेशन है वो जिसको भी पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पर जाके आपकी मेमोरी में 05 पड़ा होगा जहां पर ESI पॉइंट कर रहा है। तो ये होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, जब हम ESI को एज अ डेस्टिनेशन एड्रेस यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एक और इनडायरेक्ट ऑपरेंड है जिसको हम कहते हैं PTR इनडायरेक्ट ऑपरेंड। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हम इस तरह करके इंक्रीमेंट ESI को नहीं कर सकते। तो इस केस में आप नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये होती है क्योंकि आपके असेंबलर को नहीं पता कि जो ESI जिसको पॉइंट कर रहा है वो बाइट को पॉइंट कर रहा है, वो वर्ड को, डबल वर्ड को, या किसको कर रहा है। क्योंकि मैंने पीछे क्या बताया कि जो आपके वेरिएबल नाम्स होते हैं दे आर जस्ट द आइडेंटिफायर्स।
एक्चुअली आपके मेमोरी एड्रेसेस होते हैं बैकएंड पर। तो इस तरह डायरेक्टली ये देखें एमसीक्यूज पेपर में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे कभी भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि जब ईएसआई पहले बनाया था तो ईएसआई में, क्योंकि पीछे हमने क्या देखा, ईएसआई में किसका एड्रेस वैल्यू थी, यहां पर देखें इस एग्जांपल में तो बाइट की थी, यानी जो ईएसआई के अंदर हमने ऑफसेट डाला था वो एक बाइट वैल्यू का था। इसी वजह से जब ईएसआई को आपने इंक्रीमेंट करना है तो आपने बाइट पीटीआर लिखना है, तब ये इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट बाइट को रीड करेगा। ठीक है, दिस इज, यानी जो पहली बाइट का है, जब ये वाली कमांड चलेगी तो आपका ईएसआई एक बाइट आगे मूव कर जाएगा। आगे उसने बताया कि आपके पास एरेज होती हैं, जो कि वो भी आपके पास इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक बाइट की एरे बना रहे हैं और उस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है ईएसआई में डाल रहे हैं। और जब हम ये करते हैं एल मूव एल कॉमा ईएसआई, तो जो आपके, क्योंकि जो ईएसआई है वो फर्स्ट बाइट को पॉइंट कर रहा है, तो एक्चुअली क्या होगा कि एल में 10 हेक्सा की वैल्यू चली जाएगी। फिर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इस तरह हम ईएसआई को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे दोबारा फिर हम इसमें डालेंगे एल के अंदर, तो इसका मतलब है कि ईएसआई अब जब इंक्रीमेंट किया तो आपका यहां पर एक आ गया और उसके बाद आपका सेकंड एलिमेंट एल में चला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे थर्ड एलिमेंट आपका चला जाएगा। तो इस तरह हम जो है ईएसआई को एरेज के अंदर यूज कर सकते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एरे वर्ड की है और वर्ड हमें पता है 2 बाइट्स लेता है, और ये हमने इनिशियलाइज कर लिया अपने एरे को, और एग्जैक्टली उसी तरह जो एरे वर्ड का जो ऑफसेट है ईएसआई में डाल रहे हैं। ईएसआई का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, ये वाला बाइट होगा, पहले वाला जो वर्ड है। ये वर्ड अब मेमोरी कैसे स्टोर होता है, ये 1000 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो 00 पहले जाएगा और 10 बाद में जाएगा आपके पास। और जब ये इसको रिट्रीव करेंगे, यानी जब AX के कंटेंट आपने सी आउट करने हो स्क्रीन पर, तो पहले ये 10 आएगा, फिर उसके बाद 00, ये आपके पास वैल्यू इस तरह आती है तो AX में। फिर उसके बाद मैंने पीछे आपको बताया कि हम 1 इंक्रीमेंट नहीं करते, क्योंकि इसके डाटा टाइप जो है वो वर्ड का है, तो आप ESI में 2 का ऐड करें, ठीक है। या टाइप ऑपरेटर मैंने बताया उसका यूज कर सकते हैं। इससे करने से क्या होगा, ये अगले वर्ड को, यानी 2 बाइट्स के बाद नेक्स्ट वर्ड को पॉइंट करेगा और AX में उसके कंटेंट आ जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर करेंगे तो फिर आपके पास थर्ड एलिमेंट को शो करेगा। क्यों, क्योंकि अब ये लूप से काम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने लूप्स पढ़े नहीं, तो मैनुअली काम कर रहे हैं। तो यहां पर इसकी उसने एक्चुअली मैनिपुलेशन बताई हुई है कि लेट्स सपोज ये इसका ऑफसेट है, पहले वर्ड का 200 है, दूसरा जो वर्ड है 202 पर पड़ा है, तो 2 बाइट्स का फर्क देख रहे हैं, ठीक है। तो ESI जब हम ऐड करते हैं तो एक्चुअली ये 2 बाइट्स मूव करके इधर जाएगा, फिर 2 बाइट्स मूव करके इधर जाएगा। यहां पर देखें डबल वर्ड की एग्जांपल है कि यहां पर आपके पास डबल वर्ड 4 बाइट्स लेता है, सारा कोड एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क कहां पर आया कि आप जो ESI को इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो +4 बाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर शुरू में करेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जो कि ये नंबर है, और उसके बाद +4 करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर +4 करेंगे तो इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरह आपका जो ऑफसेट के साथ जो ESI है वो एरेज के अंदर काम करता है। अब एरे की हमने बाइट भी देख ली, वर्ड भी, डबल वर्ड देखा, और इसको ये बेसिकली विजुअलाइज करने के लिए ये आपका पहला डबल वर्ड है, नेक्स्ट डबल वर्ड +4 बाइट्स के बाद पड़ा है, और उसका अगला अगर इधर से स्टार्ट करें तो +8 करेंगे तो थर्ड जो आपका है वो डबल वर्ड रीड हो जाएगा। और यहाँ पर देखें डिफरेंस 0 का है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो 4 बाइट्स का डिफरेंट। इंडेक्स ऑपरेंड्स अभी मैंने आपको थोड़े से बता दिए कि किस तरह ESI और EBX को दोनों को यूज करके एज एन ऑफसेट हम काम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर देखें एग्जैक्टली वही है, यहाँ पर देखें बाइट की एरे बनाई है, ESI में स्टार्टिंग एड्रेस रख लिया हमने पहले इस तरह किया है। आप ऐसे देखें कि एरे बी में ESI की वैल्यू डाल दी 0, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ESI है अभी फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और AL में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रीड करने का। फिर ESI को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और दोबारा फिर करेंगे, तो आपके पास ये चलता जाएगा। हमारे पास क्या है, ESI में हमने ऑफसेट मूव किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, ESI को AX में मूव कर रहे हैं, तो ये पहला एड्रेस मूव किया, फिर +2 किया, दूसरा एड्रेस मूव किया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट खुद ही ऐड करते जा रहे हैं। जो भी आपके पास कांस्टेंट ऑफसेट है, वर्ड का 2 बाइट होता है, तो हम मैनुअली करते जा रहे हैं। पहले हम क्या किया था, पहले हमने ऐड किया था ये वाला कि ESI में 2 ऐड करते जाएं, या 4 ऐड करें, या 8 ऐड करें, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दैट वेरिएबल।
अब यहाँ पर सिंपल हम देख रहे हैं कि उसका वर्ड का 2 बाइट्स है, तो मैनुअली हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब बस ये लास्ट देख लेते हैं कि ये फैक्टर इंडेक्स ऑपरेंड क्या होता है। इसमें क्या है, आपके पास डबल वर्ड की एरे, आपको पता है इसका साइज कितना है, 4 बाइट्स है। अगर हम ये इंस्ट्रक्शन लिखें तो इससे क्या होगा, मूव ESI 3 मल्टीप्लाई बाय टाइप एरे डी। हमें पता है टाइप एरे डी क्या बताता है कि उस एरे की टाइप कितनी है, यानी उसमें कितने बाइट्स हैं हर एलिमेंट के। तो कितने बाइट्स हैं, 4 बाइट्स हैं। तो सिंपली क्या होगा, ESI में जो वैल्यू चली जाएगी दैट इज 12। ठीक है, जब 12 जाएगी तो स्टार्टिंग देखें ESI कहां पर है, होता है शुरू में, उसमें ऑफसेट क्योंकि होता है, तो यहां पर था, तो इस ये एड्रेस दैट्स सपोज 0 है। फिर नेक्स्ट क्योंकि 4 बाइट का फर्क है, ये 4 पर होगा, ये 8 पर होगा और ये 12 पर होगा। जब टाइप एरे डी करेंगे 4 × 3 12, तो ESI अब आपका यहां पर पॉइंट कर रहा है इस 4th एलिमेंट को। इसी वजह से जब हम EX में मूव करेंगे एरे डी ऑफ ESI, क्योंकि एरे डी आपके पास नेम है डबल एरे का, डबल वर्ड एरे का, तो ESI में आप क्या पढ़ा है, 12th इंडेक्स पढ़ा है, तो इस पर चौथा एलिमेंट क्यों पढ़ा है, तो EAX में आपका 4th एलिमेंट आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, काफी कुछ चीजें कवर की हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।